चलिए 8 के अंतर्गत दोस्तों आज अपन करेंगे ऐसे 560 और 570 सीरीज वाली करेंगे अपन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट पे आएंगे जिसका नाम है 560, जो कि आपको दिया होगा पेज नंबर 122। चलिए बात करने वाले हैं, ठीक है। और कंसेप्ट का नाम देखेंगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाना होगा, मैं आपको डायग्राम दे दे रहा हूँ, ठीक है। उस डायग्राम को आप देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करने वाले हैं अपन किसके बारे में, डेट इज अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। कहाँ चला गया है सब्सिक्वेंट, आहा ये क्या हो रहा है, सी इंटर 500 एंड है क्या डायग्राम, ये रहा बेटा, वाह। चलो जल्दी से डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। दिख रहा है क्या, एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एआर का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट, बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या हुआ, जल्दी बनाएंगे। हो गया क्या, चलो
चलिए, तो अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा, ऐसे 560 की, जो कि बात कर रहे हैं किसके बारे में, सब्सीक्वेंट इवेंट। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सीक्वेंट, मतलब क्या होता है सब्सीक्वेंट का? ओके, किसी भी चीज के बाद उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सीक्वेंट। और यहाँ पे अपन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज इवेंट? कोई भी घटना। जैसा कि अगर अपन बात करें, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट खत्म हो जाती है, 31 मार्च खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो होती तो आज हैं अप्रैल में, बट वो इम्पैक्ट डाल रही हैं पिछले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने एक्सपोर्ट किया था एक इंसान को 5 करोड़ से ऊपर का, और बाद में पता चला है कि उसकी कंट्री में रिसेशन आ गया और वो इंसान ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। अब अगर मैं 5 करोड़ रुपए का अपने यहाँ पर सेल दिखाऊंगा तो क्या इसके कारण जीपी मेरा बढ़ जाएगा, एनपी बढ़ जाएगा, क्या मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा? क्योंकि अब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे को सर्टेनिटी है कि वो बंदा क्या नहीं देने वाला, पैसा नहीं देने वाला। तो क्या मुझे अपनी उस इनकम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि बेड डेब्ट डाल देना चाहिए? बेड डेब्ट डाल देना चाहिए। अब देखा जाए तो ये कांड हुआ कब है, मार्च के पहले कि मार्च के बाद? बट फिर भी अपन उसको इज्जत देंगे। इस कंसेप्ट को लिए ही, ऐसे कंसेप्ट के लिए ही बनाया है ऐसे 560। और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा AS4, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन AS4 और हमारा ऐसे 560 ये थोड़ी थोड़ी अलग बातें करता है। AS4 सिर्फ घटनाओं के बारे में बात करता है कि ऐसा कोई भी इवेंट जो कि कब हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट बनने के पहले। लेकिन हमारा ऐसे 560 ये बात करते हैं कि भैया ऐसा कोई भी इवेंट हुआ है जो कि हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद है, तो उस इवेंट को भी अपन सब्सिक्वेंट इवेंट मानेंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे फैक्ट हैं, कोई ऐसे फैक्ट, क्या फैक्ट और इवेंट दोनों अलग अलग वर्ड है, सेम सेम है? अलग अलग है। अगर हम इवेंट की बात करें तो वो होता है घटना, कोई घटना हो गई उसे अपन क्या बोलेंगे, इवेंट। कोई फैक्ट मतलब कोई चीज के बारे में पता चलना, मतलब घटना होगी तो मैं घटना को देखूंगा मार्च के बाद तक। लेकिन मैं कब तक देख पाऊंगा बेटा? मैं सिर्फ तब तक देख पाऊंगा जब तक मेरे हाथ में ऑडिट रिपोर्ट होगी। एक बार मैंने ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया, उसके बाद भी क्या घटनाएं देखते रहूंगा? भाई वहां तक के देखता रहूंगा, मेरा ऑडिट कभी खत्म ही नहीं होगा, अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। एक ना एक टाइम पे तो आकर के मेरे को अपने आप को रोकना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि भाई मैंने आपका एक बैच उठाया, बैच उठाने के बाद आपको पूरा पढ़ा दिया, क्वेश्चन बैंक करा दिया, आपको रिवीजन करा दिया, लिखित अभ्यास करा दिया, अब तो मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो मैं एक ही बैच को अनलिमिटेड टाइम तक लेकर के चलता जाऊंगा। तो एक टाइम आएगा जहां पे मेरी ऑब्लिगेशन खत्म, मैं बोलता हूं भैया अभी आपकी ऑब्लिगेशन है। नहीं तो एग्जाम वाले दिन आपको आ रहा हूं बेटा गाड़ी में लेने के लिए, आओ बेटा बैठो, एग्जाम सेंटर तक छोड़ के आओ, पानी आनी पिलाऊं, यही काम करता रहूंगा? आंसर इज नो ना। कहीं तो मेरा ऑब्लिगेशन मेरे को खत्म करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस। तो भाई यही है ऑडिटर का भी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनी है उससे लेकर के अगर जब तक के वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है तब तक बाजी उसके हाथ में। कोई भी ऐसा इवेंट होगा जो इवेंट पिछले साल को अफेक्ट कर रहा होगा, इस साल को नहीं, पिछले साल को, हमें उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इज्जत देनी है। और वो इज्जत देने का काम कौन करवाएगा? ऑडिटर। लेकिन अगर एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन खत्म, फिर तुमको घटनाएं नहीं देखनी। क्या नहीं देखनी? घटनाएं नहीं देखनी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुमसे गलती हो गई हो? हाँ या ना? बीइंग एन ऑडिटर तुमसे गलती हो गई और गलती में कोई ऐसी बात पता चली आपको जो पता तो आज चली है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, लेकिन अगर पहले पता चल जाती तो मां कसम वो ओपिनियन नहीं देता जो दे दिया। घटना नहीं हुई है, कोई खबर पता चली है और ये गलती मेरी है कि मुझे खबर पहले पता नहीं चली। काश पहले पता चल जाती तो मैं वो ओपिनियन देता ही नहीं जो मैंने दे दिया। इट्स जस्ट लाइक आईसीआई ने सिलेबस चेंज कर दिया, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता है नहीं, मैं आपको ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दिया, बैच कंप्लीट कर दिया, फेयरवेल हो गया, सब एकदम चले गए बेटा। अब जाने के बाद एग्जाम के पहले तक अगर मुझे बात पता चल गई, अभी आईसीआई ने चेंज नहीं किया सिलेबस, सिलेबस वो पहले चेंज कर चुके, मुझे आज बता अरे नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया बच्चों के पुराने, मैं कहा नया आ गया क्या? पता ही नहीं था। फिर मैंने सर्च किया, अरे मैंने कहा 4 स्टैंडर्ड नए जुड़ गए, 260, 265, 450, मैंने कहा 3-4 स्टैंडर्ड 220 नए जुड़ गए। मैं कहा यार ये तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो अब मेरी क्या ऑब्लिगेशन है या नहीं है?
है। हालांकि मैंने फेयरवेल करके पूरा बैच खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे को कोई ऐसी बात पता चली जो शायद मुझे पहले पता चल जाती तो फिर मैं काम कुछ और ही करता। तो वैसे यहाँ पर भी यहाँ मैं घटनाएं नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, फैक्ट। कब देखूंगा, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद। तीसरा केस ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट ये आखिर जाती किसको है, मैनेजमेंट को तो अपन ने दे दिया, फिर भी यहां पे ना थोड़ा अपने हाथ में है बाजी, थोड़ी सी अपने हाथ में है, थोड़ा बोड़ा करके निकाल देंगे। लेकिन तकलीफ पता और बढ़ जाएगी कब, जब ये ऑडिट रिपोर्ट निकल गई मैनेजमेंट के भी हाथ से, और किसके लिए निकल गई, शेयर होल्डर से, तब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं बेटा, 2 मैंने ये ड्रॉ किए, जो एक तो थोड़ा लाइट सा ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन अगर अपन बात करें, लेकिन जो 2 डार्क मैंने ड्रॉ किए, डार्क लाइंस ड्रॉ किए, हम उसकी अगर बात करें तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो दोस्तों, एक हो गया क्या, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि मुझे पता चला है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले। दूसरा एक हो गया जो कि फैक्ट मुझे पता चला ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स को भेजने से पहले। और एक हो गया है तीसरा पॉइंट बेटा, जो कि मुझे पता चला ऑडिट रिपोर्ट साइन भेजने के बाद। तो ये ऐसे है, इन दोनों में अपन ने फैक्ट की बातें की और यहां पर अपन ने किसकी बातें की है, इवेंट की बातें की है। बोले यस और नो। और ऐसे ही अपना क्या तैयार हुआ है बेटा, यहां पर ऐसे 560 आप देखेंगे तो मैंने यहीं पर ही तीनों अलग अलग टेबल फॉर्मेट पे दे दिया आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहला क्या दिया, इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच के क्या है बताइए, यहाँ पे इवेंट्स। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। मतलब क्या हो गया बताइए, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि ऑडिटर को पता चला है कब, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। और तीसरा क्या है, कोई तो भी एक ऐसा फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। क्या ये बात समझ में आई? तो 3 अलग अलग कहानियां। अब यहां पर अपन को जानना चाहिए ऊपर आकर के पहले कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो ऊपर पढ़िए क्या होता है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है डेट ऑफ फाइनेंशियल, क्या हो रहा है यार, क्या लिखा है, द डेट of the end of the latest period covered by the financial statement। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्या दोस्तों, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो क्या बोल रहा है, द डेट ऑफ ऑडिटर डेट्स द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या लिखा है, इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब फैक्ट वाले जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद और इवेंट वाले जो ऑडिट रिपोर्ट के पहले, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम खत्म होने के बाद। कुछ अंदर गया कि नहीं, सब तो समझा चुका हूं पक्का। चल अब एग्जाम्पल मुझे पढ़ करके आप बताएंगे, एग्जाम्पल आप ही पढ़िए और समझाइए क्या लिखा हुआ है, कैसे ऐसे इवेंट होते हैं। बोलो कैसे इवेंट होता है। डेटा इंसॉल्वेंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेजर डेटर ऑफ द एंटिटी बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द मनी ड्यू फ्रॉम डेटर। चलो नेक्स्ट क्या बोला, सेटलिंग अ लीगल क्लेम आउटसाइड द court at a reduced amount between the date of financial statement and date of auditor's report। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलो ये एग्जांपल्स हो गए, अब आइए बात करते हैं मेन चीज़ों की। चलो
अब ध्यान से सुनना, और कॉमन सेंस, पूरा कॉमन सेंस पर है ये वाला, इसमें इतना कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे बताओ, आपको ये पता चला कि कोई एक बड़ा डेटर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। पहले तो ये बात पता कैसे चलेगी आपको? थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या 20 ऑडिट है, 20 ऑडिट क्या तुम बैठे रहोगे वहीं पर ही? तुम्हारे पास 20 ऑडिट है मिनिमम एंड पर, तो क्या 20 बड़ी कंपनियों में जा जाके बैठे रहोगे 31 मार्च के बाद भी कि बता दो क्या है? और तुम्हारा फोकस 31 मार्च के बाद वाली चीजों पे होगा कि 31 मार्च के पहले वाली चीजों के? पहले वाली चीजों पे ना। तुम तो ऑडिट वो टाइम का कर रहे हो, तो तुम अगर एंटिटी में बैठे भी हो तो तुम्हारा फोकस 31 मार्च वाली के बाद की चीजों का नहीं है, वो तो 31 मार्च के पहले वाली चीजों का। तो ये बाद में कुछ हुआ ये कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, मैनेजमेंट बताएगा, लेकिन मैनेजमेंट इतना बोला नहीं है ना, ये बता दे न्यूज से। चलो ठीक है, और इंटरनल ऑडिटर से बात करके, एम्प्लॉय से बातचीत करके। वेरी गुड, मतलब कुल मिला के आप इंक्वायरी बोलना चाहते हैं कि यार इंक्वायरी करके अपन पता करेंगे। चलो एक पॉइंट हो गया, और कैसे पता कर सकते हो? इंसॉल्वेंट, लेकिन यही तो नहीं पता ना, अब डेटर कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं। आज मेरी ही क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिए हर्षद, अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, नाटक क्लासेस के अब ये फीस नहीं देने वाले, लेकिन मेरी डेटर की लिस्ट में तो 100-200 बच्चों का नाम लिखा ही होगा कि इनसे फीस लेना है। आपको क्या लग रहा है हर किसी को फोन करता होगा कि ऑडिटर तुम सॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट हो, क्या खबर है? तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलो छोटे का उतना इज्जत नहीं रहेगा, बड़े को ही इज्जत देना है। लेकिन बड़े भी, बड़ी कंपनी में सोचो तो बड़े भी तो कितने बड़े सारे होंगे ना। आज रिलायंस के डेटर होंगे आराम से 1000-2000 करोड़ के डेटर होंगे। अब 1000-2000 करोड़ में भी क्या होगा, किसी का 100 करोड़ होगा, किसी का 50 करोड़, किसी का 55 करोड़, किसी का 40 करोड़, वो भी 100-150 होंगे ना। क्योंकि डेटर तो मेरी जैसी छोटी एंटिटी में 100-200 डेटर मैं मान के चल रहा हूँ, तो रिलायंस में तो नंबर ही 2-4 हजार डेटर का होगा यार। ओके, लेकिन मैं अपना फोकस उधर रखूंगा इधर रखूंगा, आप ये समझो ना। बीइंग एन ऑडिटर मेरा काम 31 मार्च के पहले वाली चीजों को देखना है, 31 मार्च के बाद वाली को थोड़ी ना देखना है। हाँ, तो वही पिछला पेमेंट हो रहा है ना, तो मैं पिछले 31 मार्च तक के तो मैं सेटिस्फाइड हूं, 31 मार्च तक के तो सेटिस्फाइड हूं। मेरा तो अब मैं बोल रहा हूं 31 मार्च के बाद कोई कांड होगा तो उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं अब आपको आइडिया देता हूं, आपको पता चलेगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ के। जब कोई इंसॉल्वेंट हुआ होगा, बोर्ड मीटिंग बैठाई गई हो, भाई क्या करें, 50 करोड़ डूब रहा है, क्या करें, क्या केस कर दें, ये कर दे, वो कर दे, बना होगा बोर्ड मीटिंग, डिसाइड किया होगा किसी ने। छोटे छोटे फैसले के लिए भी बोर्ड मीटिंग होती है, तो बड़ा फैसला हो गया कि भाई मैं और प्रतीक सर भी बात कर दे, अरे यार इस बैच में ये ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, बताओ क्या करें। तो ये हमारी बोर्ड मीटिंग ही तो हो गई एक तरीके से। तो अब इस बोर्ड मीटिंग का क्या बना होगा, बोलो ना, मिनट्स पढ़ लो ना, 5 मिनट निकाल करके। दूसरा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी क्या? क्योंकि चांसेस आर वेरी मच कि 2-3 महीना तो मेरे को भी लगा होगा ऑडिट करने में, तो अप्रैल में जून तक के एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लो एक बार, उसमें तुम्हारे पास 3 महीने की पूरी कहानी आ जाएगी ना। बेड डेप की एक बड़ी एंट्री होगी, पता चल जाएगा। नहीं आ रहा, आ गया? तो अपन इन तरीकों से पता करेंगे। तो पहला हो गया इंक्वायरी, दूसरा हो गया बोर्ड मिनट्स, तीसरा हो गया इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, इस तरीके से। तो क्या बोला है ऑडिटर? अच्छा, वैसे ये बताओ, ये पता करना इवेंट का मेरा काम था कि मैनेजमेंट का काम था? क्योंकि अकाउंटिंग करना तो मैनेजमेंट का, उनको एकदम रहना चाहिए कि भाई अरे इस साल डेटर अपना क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन वो था पिछले साल का, तो हमें एंट्री पास करके पिछले साल का बेड डेप करना है। ये काम किसका था करने का? मैनेजमेंट का। मैं तो बस चेक करने जा रहा हूं यार। तो इसीलिए डेटर ने क्या करना है, मतलब मैनेजमेंट ने भी पता करना चाहिए। अब मैनेजमेंट कैसे पता करता है, एक बार मैनेजमेंट से बात कर लो। तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन SAE दैट द इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट व्हिच रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड। The audit procedure to be used is obtain an understanding of the procedure through which management has identified. ये पता कर लो मैनेजमेंट कैसे पता करता है। इंक्वायर करो मैनेजमेंट से, रीड करो मिनट्स को, रीड करो एंटिटी की सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब ऑडिटर को पता चला भैया इसमें तो एडजस्टमेंट मांगता, हर इवेंट भी तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। तुम समझ लो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमारी दुकान है, हमारा एक फैक्ट्री है, मान करके चलो
फैक्ट्री है, बड़ा काम है, रिलायंस जैसे हम बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, चलो रिलायंस ही है, चलो रिलायंस के एक स्टोर में आग लग गई, माल पूरा सुहा हो गया। मुझे बताइए ये हुआ है अप्रैल 25 तारीख को, बताइए क्या हमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट जाएगा इसका? बोलो, जाएगा नहीं जाएगा? बताओ, पूरा माल सुहा हो गया 25 अप्रैल को, पे आप पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई इफेक्ट जाएगा? सिर्फ एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ओके। और हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर इज ना। पहली चीज मैंने बोला रिलायंस है, दूसरा मैंने बोला एक स्टोर जल गया। एक स्टोर से रिलायंस को क्या ही फर्क पड़ जाना है, लेकिन कब जला वो? 25 अप्रैल को। तो ऐसे तो आप बोलोगे सर वहां पे बिक्री हुई थी 25 अप्रैल के पहले, वो भी उससे स्टॉक कम हो गया होगा, तो आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, हमेशा रिवर्स गियर मार के 31 मार्च में आ जाओगे। जो इवेंट जहां हुआ है वो देखना जरूरी ना, क्या ये इवेंट पिछले को इफेक्ट करता है कि नहीं। अगर इवेंट तो भाई हर दिन होगा, हर पल हर लम्हा कुछ होगा यार, हर लम्हा भी ये कीबोर्ड फेंक दूंगा नुकसान हो जाएगा, तो क्या पिछले साल चले जाओ इसको बैलेंस शीट से वाइप आउट करने? नहीं ना, वो तो इसी साल हुआ ना यार मेरा। अगर मान लीजिए लेकिन ऐसा कुछ बड़ा कांड हो जाए जिससे लगे कि भाई सब कुछ स्वाहा हो जाए, मान लो एक ही कंपनी है, उसका एक ठो ही स्टोर था, वही स्टोर जल के राख हो गया, तो गोइंग कंसर्न ही खत्म भैया। वो बोल रहा मैं आगे रोड पे आ गया बॉस, में ना इंश्योरेंस था ना कुछ था, मेरा पूरा स्टॉक स्वाहा हो गया, मेरी पूरी जमीन जायदाद जो भी था भाई वो जो स्टोर बना था पूरा खत्म, अब मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा जिंदगी में, मेरे पास नहीं है इतना पैसा 10 15 20 करोड़ रुपए कि वापस से इतना बड़ा स्टोर बना पाओ। स्वाहा हो गया, पिछले साल उठाओ पूरा डाल दो, किसमें? रियलाइजेबल वैल्यू में डालो, कंपनी को बंद कर दो। वो पिछले साल जा करके करेंगे, वो रिवर्स गियर मारेंगे अपन कि अब क्या 25 दिन का करना, रिवर्स गियर मारो, सब कुछ वहीं खत्म कर दो 31 मार्च को। लेकिन जब एक ठो स्टोर जला है तो एक हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान होगा यार, हर दिन तुम जिंदगी में कुछ नया खरीदोगे, कुछ नया बिगाड़ोगे, तो हर चीज को थोड़ी ना रिवर्स गियर में जाकर के ठीक करोगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो इसलिए हर इवेंट एडजस्टेबल इवेंट तो जरूरी नहीं है। हर ऐसा मत सुनने लगे सर बेड डेप्ट हुआ पीछे चलो, अरे नहीं भाई, बेड भी ऐसा बड़ा बेड डेप्ट होना चाहिए ना। इसी सर आपने तो एग्जाम्पल दिया था अभी कि बेड डेप्ट, वो तो हमारे दिमाग में बैठ गया, ये भी तो पढ़ो मैंने क्या बोला है, मेजर डेट है। अब हर्षित के 300 रुपए जमा है, मतलब देना बाकी है, अब इसने बेड डेप्ट कर दिया, तो क्या मैं चक्कर में पीछे जाकर के डाल दूंगा क्या बेड डेप्ट फॉर 300 रुपए? नहीं यार, खत्म करो। लेकिन अगर मेरी साल की इनकम 20 लाख रुपए, इसमें से अगर 6-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए नहीं मैं रिकवर कर पाया बच्चों से, तो वो मेरे लिए मुश्किल की बात है ना। मैं उस समय का काहे के लिए इतना टैक्स भरूंगा? मेरी इनकम 20 लाख है, मैंने प्रोविजन 20 का बना के रखा, बच्चे नहीं देके गए, बीच बीच में छोड़ के चले गए। अब मेरा नया कोचिंग था भाई, मैं भी जोर नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो मेरी गुडविल पे इफेक्ट आ जाएगा। ये बच्चे फिर बताएंगे कि भाई नहीं ये तो फीस के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं XYZ। मैं कहा चलो जाने दो, अपना 10 लाख डूब गया, अपन तो उसको रिवर्स गियर में जाकर के ठीक करेंगे बॉस। काय को टैक्स दूं मैं 20 लाख के ऊपर, काय को GST दूं मैं 20 लाख के ऊपर? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए, जैसे कुछ इवेंट होते हैं जो कि एडजस्टिंग होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं जो कि एडजस्टिंग नहीं होते। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई इवेंट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, द ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर सच इवेंट इज एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ एक WR ले लेने का, अपने आप को सेफ जोन में करने का। WR ले लो, किससे? मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट तुमने मुझे सब बता दिया है। सिंपल, कल के दिन तुमने मुझसे कोई इवेंट नहीं छुपाया, भाई मैं तेरे यहाँ थोड़ी ना बैठा रहूंगा यार, मेरे पास और भी क्लाइंट है, मैं तो धड़ाधड़ तेरा काम किया, मैं निकला दूसरे उसमें। अब भाई तुम ही बता दो कि भैया कुछ ऐसा है जो कि रह गया था, छूट गया था, ये बताना आपका काम रहेगा। कुछ समझ में आया? पक्का? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? फैक्ट। जो तुम्हें कब पता चला? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड टू द मेंबर। अब ऐसे केस में दो चीज़ें होती है, आपको एक बार बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। ऑडिट रिपोर्ट तो बन जाती है लेकिन उसको साइन नहीं करते। आपको क्या लगता है पहले साइन कौन करता होगा, ऑडिटर की मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। हमेशा पहले साइन मैनेजमेंट से कराना, बाद में ऑडिटर करेगा। पहले मैनेजमेंट अप्रूव कर ले, हाँ मैं एकदम सही है मेरे हिसाब से, अपना कलम फंसाने का पहले ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले मैनेजमेंट ने किया,
फिर मैनेजमेंट मेरे को भेजता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने पापा को ऑब्जर्व किया है। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, ऑडिट रिपोर्ट बन गई उनके ऑफिस में, तैयार हो गई, ही यूज्ड टू कॉल द मैनेजमेंट, सर ऑडिट रिपोर्ट तैयार है, पिकअप करवा लीजिए। पिकअप होती थी, वहाँ जाते थे, फिर वहाँ से कई बार फ़ोन भी आता था, सर ये पॉइंट क्यों डाल दिया, वो पॉइंट क्यों डाल दिया, डिस्कस होता था, भैया हम ये तो डालेंगे, लॉ का कंप्लाइंस है, ऐसा है वैसा है, ये सब बातचीत हुई। बोले चलो ठीक है सर, डन। तो पापा बोलते थे साइन करके भिजवा दो, साइन करके भिजवा दिया। अब ऐसा नहीं होता था कि साइन किया तो तुरंत पापा ने भी साइन कर दिया, ऐसा नहीं। कई बार पड़ी ही रहती थी उनके ड्रॉर में कि ठीक है कर देंगे, 10-15 दिन है, कभी भी साइन कर देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट साइन कर देता है, ऑडिट रिपोर्ट बन भी जाती है, और उसके बाद किसके हाथ में रहती है, ऑडिटर के हाथ में। कई बार क्लाइंट आमने सामने बैठा है, हाँ सर मैंने साइन कर दिया, ये लो आप भी साइन करो, एक कॉपी मुझे दो, एक आप रखो, एक एमसीए भेज देना, एक टैक्स ऑडिट में भेज देना, एक ऐसा कर देना, फिर सब जगह अपनी अपनी चली जाती है। तो ये हो गया तुरंत तुरंत वाला काम। जो मैंने पहले वाला काम बताया जिसमें पापा के ड्रॉर में रखी ऑडिट रिपोर्ट और वो अपना आराम से 5-10 दिन बाद कर लेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है, इसमें बाजी किसके हाथ में, पापा के हाथ में, ऑडिटर के हाथ में। और अगर जिसमें साइन अभी यहां हो गया, वहां हो गया, क्लाइंट के हाथ में चली गई, सब जगह चली गई, अब बाजी किसके हाथ में, मैनेजमेंट बाजी, क्योंकि मैनेजमेंट के पास। अब अपन कुछ भी बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेगा भैया साइन हो गया, खत्म, जाओ, आया कि नहीं आया, मतलब वो मैनेजमेंट के हाथ में हो गया। तो यहां पे 2 केसेस निकलेंगे। अब हुआ ये कि तुम्हें खबर ऐसी पता चली जो मां कसम पहले पता चलती तो तुम ओपिनियन वो नहीं देते जो तुमने दे दिया। तो अब यहां पे बाजी पापा के हाथ में, फोन करेंगे भैया मेरे को एक खबर पता चली, तुमने मेरे से छुपा के रखा था, सॉरी बॉस अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो ना दे पा रहे हैं, अब तो क्वालिफाइड जाएगा। बोलेगा नहीं नहीं साहब मैं नहीं करने दूंगा। अरे क्या करने नहीं देगा, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है। अरे आएगी नहीं, जो तुमने साइन किया उसको उठा के फाड़ दूंगा मैं, एक नई ऑडिट रिपोर्ट बना दूंगा, साइन करना ही पड़ेगा तुमको। वो बोलेगा नहीं साइन करूंगा, ये होगा, बहस होगा, ठीक है भाई ऑडिट नहीं करना तेरा, जा, ऑडिट रिजाइन मार देंगे, नहीं मान रहा तो। और अगर बताया कि भैया ये पता चला, बोले अच्छा सर, अरे मेरे भी ध्यान में नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया, ठीक है सर अपन अकाउंटिंग चेंज कर देते, नया अकाउंटिंग होगा, नया उसका क्या होगा, ऑडिटिंग होगा, नया ऑडिटिंग होने के बाद फिर उसकी नई ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, फिर उसको मैनेजमेंट साइन करेगा, फिर ऑडिटर साइन करेगा। यस और नो। एक केस अब ये है जहां पे बाजी पापा के हाथ में थी, लेकिन एक केस कौन सा है जहां पे बाजी मैनेजमेंट के हाथ में। मैनेजमेंट को फोन किया, भैया वो अभी अभी पता चला है आपके उसमें तो ये लफड़ा था, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। बोला साहब कौन बोल रहे हैं, अरे मैं ऑडिटर बोल रहा हूँ। बोले आवाज नहीं आ रही है, रख दी उसने फोन, मैं उसको फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि बाजी किसके हाथ में। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से पहले तो रोकना पड़ेगा कि भैया नहीं भेज, मत भेज मत भेज। वो मानने वाला नहीं है, वो भेजेगा, भेजेगा तो कल के दिन उंगलियां मेरे ऊपर उठेगी। तो अपन को अब पेपर में इश्तिहार देना, ये करना, ऐसा करना पड़ेगा। जो करना है करो, ऐसे में नहीं लिखा है क्या करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे जो लोग उस पर क्या करने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, वो लोग क्या हो जाए, रुक जाए, थम जाए कि अपन को इसके ऊपर क्या नहीं करना, विश्वास नहीं करना। ये आपको करना पड़ेगा। अब इसमें कंसेप्ट है बेटा, अब ध्यान से समझना। अब मान के चलो हम पॉजिटिव साइड पे बात कर रहे हैं, यहां पर आ गए इस डायग्राम में। चलिए अब क्या हुई, 31 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, 5/7 को ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है, 15/7 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर ने बैठ करके चर्चा कर ली है, 30/7 को, अच्छा 15/7 को ये चर्चा हो गई, अपन को 18 तारीख 19 तारीख को पता चला कि सर कुछ गड़बड़ था। मैनेजमेंट भी अच्छा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बोला अरे सर अच्छा वो बता दिया, चलो मैं भी चेंज कर देता हूँ। तो उसने उठा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया, चेंज किया। चेंज किया तो ऑडिटर ने क्या किया, एक नया ऑडिट किया और उसने एक नई रिपोर्ट बनाई। नई रिपोर्ट में 15 तारीख लिखेगा कि बाद वाली तारीख लिखेगा, बाद वाली तारीख लिखेगा, उसने लिख दिया 30 तारीख। अब कई केसेस में ऑडिटर 30 तारीख भी रखता है, तो कई केसेस में पता है ऑडिटर 15 भी रखता है और 30 भी रखता है। मतलब कई केसेस में ऑडिटर बोलता है मैं 15 तारीख भी डाल के रखूंगा और 30 भी डालूंगा, इससे बोलते हैं डुअल डेटिंग। क्या बोलते हैं, डुअल डेटिंग। अपन क्या कर रहे हैं, 2 बार डेट डाल रहे हैं। सर क्यों 2 बार डाल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मैं बात करूं किसकी, इवेंट्स की, तो इवेंट कहां तक जाते हैं, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये अभी तक 15 तक जा रहा था, लेकिन अभी कहां तक जाएगा, मतलब अब शेयर होल्डर को क्या लगेगा, सारे इवेंट्स जो 30 तारीख तक के हैं वो ऑडिटर ने देखे हुए हैं, लेकिन मैंने तो देखे ही नहीं थे, मैंने तो सिर्फ कहां तक देखे हैं।
तो अब मैं 30 डालूंगा तो फिर मैं कहाँ तक जस्टिफाई करता रहूँगा, मैं कहाँ तक जस्टिफाई करता रहूँगा। तो इसीलिए मैं 2 डेट डाल देता हूँ, जिसमें एक डेट काई की डालता हूँ 15 कि भैया इस दिन ऑडिट कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोई नया फैक्ट पता चला तो मैंने वापस से नई डेट डाली है। कितनी तारीख? 30 तारीख। अच्छा, इस चीज के बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट में ये घमासान काम अपन ने किया है, क्या ये चीज शेयर होल्डर मेंबर आसानी से पढ़ पाएगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? ध्यान खींचना पड़ेगा। कैसे खींचोगे? ईएमपी। याद आया कि नहीं आया? सेकंड वाला पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ेंगे सेकंड वाला ही पूरा फुल ऊपर से लेके नीचे तक। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा क्या? ऑडिटर का वैसे तो कोई क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है भाई। मैं कहाँ तक करता रहूँगा यार, साइन करने के बाद भी तुम क्या काम कराते रहोगे क्या? तो वैसे तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट चलो पता चल गया। तो क्या बोला यहाँ पे? वैसे तो ऑडिटर का क्या नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर। हाउएवर इफ अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर, ठीक है, एट द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड हिज रिपोर्ट। अगर काश पहले ये बात पता चल जाती तो माँ कसम ओपिनियन नहीं देता जो मैंने दे दिया। तो डिस्कस करेगा मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट करना है, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट को कि भैया तुम कैसे काम करने वाले हो। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया तो भैया एक नया ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक नई ऑडिट रिपोर्ट देगा। नहीं तो हो सकता है कि भैया वो एक एडिशनल डेट डाल दे। इसी कंसेप्ट को तो क्या बोलते हैं? डुअल डेटिंग। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ईएमपी पैराग्राफ डालना पड़ेगा, जिसका नाम क्या? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। कुछ बोलते नहीं आप लोग? पक्का? चलिए। हाउएवर मैनेजमेंट ने अगर मना कर देगा तो वह ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ने अगर रिपोर्ट नहीं दी होगी तो बाजी अभी किसके हाथ में? ऑडिटर के हाथ में। तो अपन कर लेंगे। और ऑडिटर ने ऑलरेडी अगर प्रोवाइड कर दी है तो टीसीडब्ल्यूजी को बोलेगा मत इशू करो, और टीसीडब्ल्यूजी अगर फिर भी इशू कर देगा तो उसे और कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। पक्का? अब यहाँ पर क्या हो गया? तीसरा पॉइंट अगर अपन ना भी पढ़े तो क्या आप खुद भी बता सकते हो? अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑडिट रिपोर्ट क्या हो गई है? इशू हो गई। किसको इशू हो गई? अब बाजी किसके हाथ में? किसी के हाथ में नहीं है भाई, जा चुकी है। अब अपन मैनेजमेंट से बोलेंगे भैया भेज तो दियो, ठीक है, अपन ने वो कांड एक पता अभी अभी चला या तुमको भी आइडिया नहीं था, मेरे को भी नहीं था। मैनेजमेंट अच्छा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा? अच्छा आदमी होगा, बोलेगा हाँ हाँ यार कुछ करना पड़ेगा, चलो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, नई ऑडिट रिपोर्ट बनाते, और जो पुरानी मैंने भेज दिया उन सबको एक बार भिजवा दे। तो ये बात की पुरानी वाली पर क्या नहीं करना, भरोसा मत करना, नया रिपोर्ट मैं भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा। या फिर दूसरा केस ये होगा जहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है भैया अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो, अब रहने ही दो भैया, लेकिन मेरा मन है कि मानता नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ऑल्टरनेट कुछ लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पे, एजीएम में जाके खड़े होकर के बोलना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे मेरा कोई ऑब्लिगेशन है? नहीं, मेरा तो फर्स्ट स्टेज के बाद से ही खत्म हो गया था। पढ़ो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी।
कुछ बोलेंगे? चले, पढ़ा क्या? पूरा हो गया क्या? कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? पूरा समझ में आया? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है स्पेसिफिक इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, इसको लिखेंगे होमवर्क और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, कि आपको किस टाइप की इंक्वायरी करनी पड़ती है मैनेजमेंट से। फर्स्ट स्टेप पे लिखा था ना क्या क्या आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है, तो पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा भैया? कोई एसेट तो गवर्नमेंट नहीं ले गई, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई? कोई डेवलपमेंट रिगार्डिंग एनी कंटिजेंसी, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा? अनयूजुअल कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो नहीं किया है? कोई इवेंट तो नहीं हो गया है जिसके कारण हमारा अकाउंटिंग मतलब हमारा गोइंग कंसर्न वगैरह अफेक्ट हो सकता है? ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा इवेंट डेट आर रिलेवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैनेजमेंट से एज पर ऐसे 560 पूछने पड़ेंगे। चलिए, ओके, दिस वाज ऐसे 500 एंड व्हाट दोस्तों 60। ठीक है, अब एक और है वैसे हमारा कौन सा 570, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा लाइट कराना चाहता हूं आपको, क्योंकि 570 में बहुत सारी बातें। तो एक छोटा सा स्टैंडर्ड लाइट से अपन उठा लेते हैं। कौन सा? ऐसे 299। क्या नाम है बताएंगे? जॉइंट ऑडिट। व्हाट डू मीन बाय जॉइंट ऑडिट? नाम सुन के क्या लग रहा है? वेरी गुड। जब दो या दो से ज्यादा ऑडिटर मिलकर के एक कंपनी का ऑडिट करें, और ये दोनों ऑडिटर सेम फर्म के होंगे या अलग अलग फर्म के? अलग अलग। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, जब ये ऑडिटर अलग अलग फर्म के ऑडिटर अगर एक साथ आएंगे और ऑडिट को करेंगे, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे? जॉइंट ऑडिट। क्यों कराना है यार दो ऑडिटर को? एक पे भरोसा नहीं, बताओ। सबसे भरोसेमंद इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे तो और फिर कौन करेगा बेटा भरोसा? ओके, एंटिटी बहुत बड़ी हो सकती। सबसे बड़ा कारण तो ये यार, रिलायंस 17 लाख करोड़ की कंपनी, 3 महीने में ऑडिट करके देना, कहां से एक ऑडिटर कर पाएगा? 3-4 ऑडिटर लगेंगे, नहीं तो वो ऑडिटर भी बहुत ही बड़ा ऑडिटर हो जिसके अंदर बहुत बड़ी टीम हो तो ही हो पाएगा। नहीं तो एक टाइम था ऑडिटर 3-3 ऑडिटर लगते थे रिलायंस में, क्योंकि भाई काम इतना बड़ा था, ऊपर से इतने SBUs हैं इनके। यू कैनॉट बी एन, आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो सकते ना हर जगह के। आप एक्सपीरियंस पेट्रोलियम में भी लेके बैठे हो, आप एक्सपीरियंस टेलीकम्युनिकेशन में भी लेके बैठे हो, आप एक्सपीरियंस इंश्योरेंस में भी लेके बैठे हो, आप एक्सपीरियंस ज्वेलरी में भी लेके बैठे हो। कैसे लेके बैठोगे यार? आपके पास नहीं है, लेकिन एक फर्म है ऐसी जिसका इंश्योरेंस में अच्छा नाम है। चलो भाई, ये ऑडिटर ने ना इंश्योरेंस का बहुत काम किया हुआ है, इसको ले लो, चलो रिलायंस इंश्योरेंस में काम करेगा ये अपने। भाई इनके पास कंपनी रिलेटेड बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा नाम है, बिग फोर्स में आते, चलो इनको डालो। तो अलग अलग का अपन को क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपर्टीज नॉलेज मिलेगा। फिर सबसे अच्छी चीज ये काम फटाफट होगा, क्वालिटी वाला काम होगा। तो ये सब कारण होते हैं जिसके लिए क्या कहते हैं? जॉइंट ऑडिट कहते हैं। अब दो या दो से अलग फर्म के ऑडिटर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पक्का ऐसा होगा ना, एक ऑडिटर काम करेगा, फिर उसी को दूसरा ऑडिटर भी करेगा, फिर उसी काम को तीसरा भी करेगा। हमें तो काम जल्दी जल्दी कराना है। ऐसा थोड़ी ना कि एक ऑडिटर पूरा मजे लेके ऑडिट कर रहा है, फिर बोले चल तू भी करके बता, देखते दोनों में से किसका अच्छा है। ऐसा थोड़ी ना होगा यार। होगा तो अपन को जल्दी काम कराना है, तो अपन को काम को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई ये ऐसे 299 यही चीज के बारे में बात करें कि डिवीजन ऑफ वर्क करवा दो। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में अगर ऐसे 299 नहीं बताता ना तो तुम लड़ लड़ के मर जाते, क्योंकि सीए हो, दोनों पढ़े लिखे हो, दोनों के अंदर ईगो बहुत है, दोनों ने जवानी बर्बाद की, एक दो के अटेम्प्ट ज़्यादा लगे होंगे, बस अंतर इतना ही होगा। बाकी देखा जाए तो दोनों क्या सीए हैं। अब कि हर यहाँ पे पूरा काम पीजे से हो रहा है, कोई फॉर्मूला है नहीं, पूरा काम दिमाग से हो रहा है, पीजे से हो रहा है, एकता से हो रहा है, सबकी एकता अलग है। तो आज यहाँ पर ये कुछ अलग बोलेगा, आप कुछ अलग बोलोगे, दोनों का ईगो क्लैश होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे 299 आ गया बीच में, जिसने सारा को सॉर्ट आउट कर दिया, बता दिया भैया तेरा क्या काम रहेगा, इसका क्या काम रहेगा, कैसे काम को डिवाइड करना है, कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए दोनों जिम्मेदार है, हर एक चीज़ के बारे में बातचीत यहाँ पे इस ऐसे में की गई है। तो जल्दी से सबसे पहले पढ़ेंगे क्या जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या बोल रहा है। इट मीन्स more than one firm individual is appointed as a statutory auditor of the company. It implies pooling together the resources and expertise of 2 or more firms to perform an expert job. Advantage: pooling and sharing of expertise, better quality of work, advantage of mutual consultation, improved services to client.
ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो भाई इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट ऑडिट एंड कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट। किन सिद्धांतों के दम पे तुम जॉइंट ऑडिट करोगे? टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म अप्रोच, सबका काम करने का तरीका एक जैसा हो, अलग अलग होता है लेकिन अपन को यहां पे क्या करना है? एक जैसा। टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क एंड कवरेज, ठीक है, वर्क एंड कवरेज का एक डिस्टिंक्टिव एरिया हो जाए भाई, जिसके दम पर अपन क्या कर पाए? ऑडिट को अच्छे से कर पाए। एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसके लिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, किसके लिए सिर्फ एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये सब ऐसे 299 बताएगा। डिसएडवांटेज क्या है जल्दी बताएंगे? पहला ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, मिलजुल के काम नहीं करते। कारण क्या है? ईगो। नेक्स्ट, कॉमन एरिया छोड़ देते हो, बोलते अरे ये काम तो तू देख लेना, अपन को लग रहा है उसने कर लिया होगा, उसको लग रहा है मैंने कर लिया होगा, दोनों ने नहीं किया। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते, अरे ठीक है यार अपन दोनों सीए ना, कर लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। अब बांटा ही नहीं काम तो बाद में ब्लेम गेम खेल रहे हो। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटर, मैं बोल रहा हूँ अनक्वालिफाइड दे, वो बोल रहे नहीं क्वालिफाइड दूंगा, मैं बोला अनक्वालिफाइड दे, वो बोला एडवर्स ही दे दूंगा। अरे आएगी नहीं आते, यहाँ पे दिक्कत ही जा रही है। और लास्ट सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है बेटा क्या? शेयरिंग ऑफ फीस, फीस देनी पड़ती है बेटा आपस में। चलो अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है भाई? अगर आपको क्या करना है? जॉइंट ऑडिट करना है, तो जॉइंट ऑडिट में सबसे पहली चीज़ है भाई, यू हैव टू प्लान। आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? प्लान करना पड़ेगा। द पार्टनर एंड की ऑडिट टीम मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। प्लानिंग अकेले अकेले करोगे, मिल के करोगे? मिल के करोगे। तो आपको इसके लिए जॉइंट ऑडिट प्लान बनाना चाहिए, जिसमें दोनों ऑडिटर का सहयोग रहेगा, जिसमें आप सबसे पहले बांट लोगे डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया। क्या बांटोगे बोलो? डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया, कि भैया ये मेरे को करना है, ये मेरे डिवीजन ऑफ इंडिविजुअली कर लिया और एक कॉमन ऑडिट एरिया को भी अपन ने कर लिया, ठीक है। अमंग द जॉइंट ऑडिटर एसर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। अपन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा किसका? ऑडिट का। टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द ऑडिट टीम्स एफर्ट। कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज़। वहाँ पर अपन को देखना पड़ जाता है कि यहाँ पर अपन कितना काम कर पाएंगे, कैसा वर्किंग कर पाएंगे, तो प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज़ देखेंगे। एसर्टेन द NTE ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी, कितना रिसोर्सेज अपन को चाहिए होगा। ये सारी चीज़ों की अपन क्या करेंगे बताइए? बातचीत करेंगे। अरे आया कि नहीं आया दोस्तों? पक्का ये आपस में जॉइंट ऑडिट प्लान पे होगा। तो क्या क्या होगा वापस से देख लो। पहले अपन क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स सिग्निफिकेंट मैटर इन डायरेक्टिंग ऑडिट टीम एफर्ट, कि भैया ऑडिट टीम का जो एफर्ट है उसको लगाने के लिए जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। उसके अलावा भाई अपन देख लेंगे प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटी। पहले कुछ अपने पास जो एकता है, अपने पास जो पहले का ज्ञान है, उसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एसर्टेन करेंगे NTE ऑफ दी रिसोर्सेज, कि भैया कौन कितने लगाएगा। मेरे यहाँ के 5 लोग आएंगे, मेरे यहाँ के यहाँ पे 6 लोग आएंगे, इनके पास ये एक्सपर्ट नॉलेज होगा, इसके पास ये एक्सपर्ट नॉलेज होगा, अपन मिल के ऑडिट को करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? एट दिस स्टेज जॉइंट ऑडिटर शेल असेस रोमम असेस कर लेंगे। अब रोमम 2 लेवल पे होगा, रोमम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या फिर रोमम एट अलॉटेड एरिया लेवल। The joint auditor shall discuss and document the NTE of substantive audit procedure for common audit area, कि common audit area के लिए क्या हमारा substantive procedure रहेगा, specified allotted area के लिए हमारा क्या substantive procedure रहेगा, and communicate it to TCWG। ये सब आपस में बातचीत हो जाएगी। Common engagement letter ले लेंगे अपन, और एक common management representation letter ले लेंगे। Engagement letter जो कि अपन ऐसे 210 में पढ़ा है, और WR that is written representation अपन ऐसे 580 में पढ़ेंगे। फिर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एलोकेशन ऑफ वर्क, द एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू TCWG। क्या ये बात समझ में? तो ये सब अपन को ऑडिट प्लानिंग में करना पड़ेगा।
अब ऑडिट प्लानिंग में तो अपन ये सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन काम कैसे चालू करेंगे? तो काम चालू करने के लिए सबसे पहला चीज जो प्लानिंग में अपन ने किया था वो था, क्या था? सबसे पहला काम प्लानिंग में अपन ने क्या किया? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांटो। एसेट लाइबिलिटी भाई मैं देख लूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर तुम देख लेना। अप्रैल मई जून मैं देख लूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर तुम देख लेना, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं देख लूंगा, जनवरी फरवरी मार्च तो देख लेना। भाई आईटीसी का काम करने जा रहे हैं तो सिगरेट वाला, पेपर वाला, मंगलदीप वाला, एम वाला, होटल वाला मैं देख लूंगा, सॉफ्टवेयर वाला और फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी वाला तो देख लेना। अपन इस तरीके से काम को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पांसिबल ओनली फॉर द वर्क अलॉटेड। तो आपका काम बांटा, तो काम बांटने से क्या बढ़ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस काम के लिए किसकी कॉलर पकड़ना है पता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन काम को बांटा नहीं जा पाता, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? दोनों। तो ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए? पॉइंट ए पढ़ो, जो काम आपने आपस में डिवाइड नहीं किया। दूसरा, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर। अपन ने आपस में तय किया था ना कितना चेक करेंगे, तो कितना चेक करेंगे सबने तय किया, क्योंकि ऑडिट प्लान सबने मिलकर बनाया है। तो कितना चेक करेंगे सबने तय किया, लेकिन चेक करने का काम तो इंडिविजुअल इंसान का है। प्लानिंग मिलके है, एग्जीक्यूशन तो अकेले करना है। जब मैंने प्रतीक सर सबने मिलकर के प्लान बनाया कि सी इंटर के बैच को कैसे चलाना है, बट इंटरनली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो मेरी जिम्मेदारी है ना, उसको अच्छे से पढ़ाना तो ये मेरा काम है। उसके लिए प्रतीक सर दोषी थोड़ी ना रहेंगे। कुछ आया कि नहीं आया? समझ में आया? अगर ऑडिट का कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं होता तो गंदा अगर बोलना है तो नाटक क्लासेस अच्छा नहीं है कि अचिन सर ने अच्छा नहीं पढ़ा है, भाई तो अचिन सर ने अच्छा नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअली वो करोगे ना, तो जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा क्या रहेगा? इंडिविजुअल। प्लानिंग क्या रहेगी? एक साथ। अब सोचो प्लानिंग में ही फ्लॉ था तो सभी जाएंगे ना, क्योंकि प्लानिंग में फ्लॉ था तो हर चीज बर्बाद होगी। टैक्स भी लेट होगा, लॉ भी लेट होगा, अकाउंट्स भी लेट होगा, कॉस्ट भी होगा, एफएम भी होगा, एसएम भी होगा, ऑडिट भी होगा। तब सारा होल एंड सोल एवरीवन विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ब्रांड पे बात आएगी। समझ में आएगी नहीं है? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Okay, the nature, timing and extent of audit procedure for a particular area decided by all joint auditor to be performed by one of the joint auditor. All joint auditor are responsible only in respect of appropriateness of NTE. Proper execution of these audit procedure is the individual responsibility. क्या ये बात समझ में? अच्छा, जो बात मुझे पता चली कि कुछ गड़बड़ है, मैंने आके आप सबको बता दिया, अपन सभी जॉइंट ऑडिट में हैं, आपको आके बता दी। अब आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, who will be responsible? सब the matter which are brought to the notice of the joint auditor. He examining that financial statement comply with the requirement of relevant statute, law, rules and regulation के हिसाब से सब लोग काम करेंगे नहीं। Presentation and disclosure of financial statement as required by applicable FRF. Ensuring that audit report complies with the requirement of relevant statute, essays and other relevant pronouncement issued by ICAI. क्या ये बात समझ में? इन सब में कौन रिस्पॉन्सिबल है बोलो? सभी रिस्पॉन्सिबल है। तो मार्केट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा एरियाज है जहां पे ऑल जॉइंट ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अब थर्ड वाला पॉइंट पढ़ के मुझे समझाओ। बताइए। एनटीई और जो उसे ऑडिट प्रोसीजर लगाना होगा अलॉटेड एरिया में इंडिविजुअल है। एसेस करना रोमम को इंटरनल कंट्रोल देखना उस अलॉटेड एरिया का उसी का काम है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटेड एरिया। कोऑर्डिनेशन, क्या आपस में ऑडिटर्स ने बातचीत करते रहनी चाहिए क्या? यस, कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। आप मिल के काम करो तो मिल के बातचीत भी करना जरूरी है।
Where joint auditor come across a matter which are relevant to the area of responsibility of other joint auditor. कैसा हो सकता है कि मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, मेरा एरिया एसेट, आपका एरिया है इनकम एक्सपेंस, मेरा एसेट लाइबिलिटी। क्या मुझे मेरा एरिया चेक करते समय ऐसी कोई बात पता चल सकती है जो आपके एरिया से रिलेटेड हो? एग्जाम्पल डेटर, मैं डेटर चेक कर रहा था, सैम्पलिंग किया, सैम्पलिंग में अपन एक डेटर उठा लिया मोहन, बाद में पता चला अरे ये मोहन नाम का तो आदमी है ही नहीं इस दुनिया में, इन्होंने फेक डेटर बनाए हैं ताकि ये लोग फेक क्या दिखा पाएँ, अपनी एसेट दिखा पाएँ, सेल्स दिखा पाएँ। अब क्योंकि डेटर को मैंने पकड़ लिया कि मोहन क्या है, फेक है, तो ये बात मुझे किसको बतानी चाहिए? इनकम वाले चेक करने वाले को, कि भैया सेल्स में चेक करना, मोहन की जितनी सेल हो सब फेक सेल है। क्योंकि आप हो सकता है सैम्पलिंग में उसको इज्जत नहीं दे रहे होगे, क्योंकि जब मैनेजमेंट ने भी प्लानिंग की होगी तो बड़ी अच्छे से की होगी, छोटा छोटापन करेंगे, ऐसा नहीं एक साथ 2 करोड़ की सेल दिखा दी, नज़र में आ जाएगा 2000, 2200, 1800, 1500, 1000, ऐसा करते 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 साल भर में 2-3 करोड़ की सेल दिखा दी मोहन अकेले को। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो वो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप हो सकता है उसको छोड़ दो, और मैंने तो यहां पे पकड़ लिया है, तो मेरा काम क्या होना चाहिए? आपको बताना। और अगर मैंने आपको नहीं बताया और बाद में चिढ़ाने के मोटिव से बताया कि मोहन का देखा था, भाई नहीं देखा, बताओ आपने देखा ही नहीं, वो तो फेक था पूरा। अब आप मुझे बताइए इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मैं कि दूसरा ऑडिटर? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वेरी गुड, वही बोल रहे हैं। When a joint auditor come across a matter which are relevant to the area of responsibility of the other joint auditor and which deserve their attention or require disclosure or require discussion, तो क्या बोल दिया गया है भाई? यहाँ पर आपको अगर दूसरे ऑडिटर का कुछ अगर ऐसी चीज़ मिली है तो आपने उसको बताना चाहिए। Each joint auditor is entitled to assume that other joint auditor carried out their part of audit work and work has been actually performed with standard. The other joint auditor have brought to the said auditor notice of any departure from applicable FRF. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलो फिर ये वाला पॉइंट वापस से सेम पॉइंट आ गया, पढ़ के देखो क्या सेम सेम लिख रहा है? पक्का? चलिए, तो ये चीज़ अपन ने देख लिया दोस्तों, शेम पिंच आ गई है। चलो नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये जानना है दोस्तों, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या दिख रहा है कि क्या सब लोग एक जैसी रिपोर्ट बनाएंगे? 5-6 जॉइंट ऑडिटर अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे कि एक ही बनाएंगे? ओके, एक ही बनानी चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट ऐसा हो रहा है कि भाई किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर मेरे को अनक्वालिफाइड देनी है, और किसी को लग रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या देनी है, क्वालिफाइड देनी है, तो फिर हाँ दोनों अलग अलग बना सकते हैं। अच्छा 5 लोग हैं, 3 लोग बोल रहे हैं अनक्वालिफाइड, 2 लोग बोल रहे हैं क्वालिफाइड, तो फिर तो मेजॉरिटी विन हो जाएगा ना। चलो 4 और 1 में मान जाओ, नहीं क्या 4 अगर अनक्वालिफाइड बोल रहे हैं और 1 बोल रहे हैं क्वालिफाइड, तो 2 ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ऐसे नहीं एक वाले को 4 बेटा दबा दे, समझ में आ रहा है? सीए है ना, तो सबकी क्या है, इंडिविजुअल अपनी वर्किंग है। तो भाई अकेला भी खड़े होकर के अगर 100 के सामने बोलेगा कि भाई मैं तो क्वालिफाइड दूंगा, तुम भले ही 100 मिल के अनक्वालिफाइड दे दो, तो भी वहाँ पे 2 ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मली जॉइंट ऑडिटर आर एबल टू अराइव एट एन अग्रीड रिपोर्ट। हाउएवर वे जॉइंट ऑडिटर आर इन अग्रीमेंट विद रिगार्ड टू एनी मैटर कवर्ड बाय रिपोर्ट, ईच वन ऑफ देम शुड एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन थ्रू सेपरेट रिपोर्ट। A joint auditor is not bound by the view of the majority of the joint auditor regarding matter to be covered in the report and expresses opinion in a separate report in case of disagreement. बोले पक्का? तो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया ऐसे 299, और 500 सीरीज में अपन ने एक ही कर पाया जिसका नाम है 560। समझ में आ गया? चलो अभी क्योंकि हमारे पास समय की अभावता है, इसीलिए अपन चलेंगे सीधा स्पेशल ऑडिट चैप्टर पे। याद है आपको, मैंने आपको चालू करवाया था? यस। तो इसमें से 2-1 आइटम अपन अभी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें से अपन क्या स्कूल कॉलेज पढ़ चुके हैं क्या, और क्या पढ़ लिया था? बस हाँ, अब पढ़ेंगे क्या? अस्पताल बेटा, क्या पढ़ेंगे? अस्पताल। पेज नंबर क्या? 229। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की बात की जाए दोस्तों, तो हॉस्पिटल के अंतर्गत भी हमें ऑडिट करना है, और ऑडिट करते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? ओके, अपन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो होगा इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी। अब अगर हम पहली बात करें इनकम की, तो इनकम को आपको चेक करना है। अब इनकम को चेक करने के लिए यहाँ पर पॉइंट वाइज दे दिया। सबसे पहली चीज़ है आपको चेक करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ पेशेंट।
भाई पेशेंट का रजिस्टर चेक करना अपन को, क्या भाई पेशेंट का रजिस्टर बनाया जा रहा है कि नहीं, और रजिस्टर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें लिखी जाती है, इनको कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई, कौन से रूम में रखा गया, कौन से डॉक्टर आए थे, और उसी के हिसाब से इनका क्या जनरेट किया जाता है, बिल जनरेट किया जाता है। क्या ये बात समझ में? दूसरा कलेक्शन ऑफ कैश, क्योंकि वहाँ पर अभी यूपीआई ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो वहाँ पर पूरा कैश ही आता था। याद करो पुरानी हिंदी मूवी बेटा, दौड़ करके हीरो जाता था, गहने वहने बेच करके पूरा रुमाल में बांध के क्या लाता था, पैसा, और डॉक्टर की झोली में रख देता था। तो पहले चेक सिस्टम नहीं होता था, क्योंकि आपने पता चला चेक दे दिया, आज उन्होंने ऑपरेट कर दिया, कल तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, तो फिर वो आदमी का ऑपरेशन वापस से रिवर्स थोड़ी ना जाएगा, वो भी दौड़ जाएगा। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, इसी चेक सिस्टम नहीं चलता, प्योर क्या चलता है, कैश। तो कलेक्शन ऑफ कैश पर अपन को इंटरनल कंट्रोल अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे चेक कैश कलेक्शन एज एंटर्ड इन कैश बुक वगैरह। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनको रेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट, रेंट में क्या देते होंगे लोग, ओके वैसा भी, और नॉर्मल फेज में ओके एम्बुलेंस, वेरी गुड। और अगर अपन बात करें तो जगह भी ये रेंट पे देते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर वाले को दे दिया ना यार, ये बाहर छोटा सा निकाल दिया दुकान, तो मेडिसिन चला भाई, मेरे को चाहिए 50,000 रुपये महीना। फिर अगर आप जाओगे कहाँ पे, बड़े बड़े एमएमआई वगैरह में चले जाओगे तो अंदर ही सीसीडी बना हुआ है, अरे जो ऊपर है वो तो अंदर है बेटा, उसके साथ खोल खाल कर रहा है, तुम बाहर बैठे से अच्छा कॉफी वॉफी पी लो बेटा नीचे जा करके, तो ऑब्वियस बात है, तो आपके लिए क्या बना दिया वहाँ पे नीचे, सीसीडी, तो रेंट लिया होगा ना, यस और नो, पार्किंग वगैरह, ऑब्वियस बात है, वो हो गया। डोनेशंस, डोनेशन से पैसा आता है, डोनेशन देते हैं लोग, आता है, ऑब्वियसली आता है, इनको बहुत सारा डोनेशंस आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, रिकंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ट्रेस ऑल कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन डोनेशन फ्रॉम कैश बुक टू द रिस्पेक्टिव रजिस्टर, क्योंकि कई बार इनके पास जो डोनेशंस आते हैं, अब चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, इनमें तो मेंबर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं कुछ, अब ये तो कॉर्पोरेट्स हो गए यार, एमएमआई और रामकृष्णा वगैरह, इनको चैरिटेबल हॉस्पिटल भी तो होते हैं, जो कि क्या है बताइए, जो कि बेसिकली जिनमें मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जब जरूरत होती है वो मेंबर्स क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, प्लस हर साल का कुछ फिक्स पैसा जाता है। जैसे कोकिला बेन चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें हर साल रिलायंस क्या करता है, कुछ पैसा इन्फ्यूज करता है। क्या ये बात समझ में आई? चलो, ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन, हर काम को करने के लिए क्या चाहिए होगा बताइए, ऑथराइजेशन चाहिए होता है, सैंक्शन चाहिए होता है। ग्रांट्स एंड टीडीएस, वेरीफाई एनी ग्रांट वगैरह अगर गवर्नमेंट से मिली है, लोकल कम्युनिटी से मिली है, उसका। बजट, आपको बजट देखना पड़ता है कि जो एक्सपेंडिचर के बजट से आपने सोच रखे थे उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। इंटरनल चेक, कोई भी काम को अगर काम हो रहा है तो उस काम का एक और बार क्या होना चाहिए, चेकिंग तुरंत ही हो जानी चाहिए। याद है कि नहीं, कि अपन को काम ऐसा करवाना है कि काम होते होते ही क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो उसके अंदर लाइक रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर्स, मेडिसिन, लिनन, अपैरेटस, सो एज टू इंश्योर दैट परचेजेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ओके, डेप्रिसिएशन, बहुत आइटम रहते हैं वहाँ पे डेप्रिसिएशन के। रजिस्टर, इंस्पेक्ट द बॉन्ड, शेयर्स, इनके रजिस्टर्स, क्योंकि बहुत पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बहुत होती है क्या इनके पास, यस, तो देखना होता है। और फिर एमआरएल ले लो, सर्टिफिकेट ले लो। व्हाट इज एमआरएल? दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसे अपन डब्ल्यूआर भी बोलते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको देखना होगा ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल में। यही पॉइंट्स याद करने हैं, एटलीस्ट आपको एनी 6 पॉइंट तगड़े ताबड़तोड़ याद करने। तो मैं बोलूँगा एनी 8 याद करो तो 6 तो ताबड़तोड़ याद हो जाएंगे। समझ में आए? पक्का? चलो, इसके बाद आते सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी होता है क्या? यस, मुझे बताओ सिनेमा हॉल की इनकम कहाँ कहाँ से आती है? मूवी टिकट, वेरी गुड। पॉपकॉर्न, वेरी गुड बेटा, पॉपकॉर्न से ज्यादा पैसा आता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, बस यही तो से आता है। मोहे मान्यवर, मुकेश, मुकेश को नहीं देखा क्या? मोहे मान्यवर को नहीं देखा? एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। और रेंट, वेरी गुड। रेंट जैसे फूड कोर्ट वगैरह को लोग रेंट पे देते हैं। प्लस अगर मुझे एक बड़ा सेमिनार भी कराना है तो मैं सिनेमा हॉल में करा सकता हूँ। पीवीआर वगैरह जाओगे तो वहाँ पे बोलते हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए हमारी स्पेस अवेलेबल है। तो अगर कोई अच्छी मूवी नहीं लगी, अब उनके तो 3-4 है ना, अब मूवी लगी नहीं है, दोपहर का टाइम कोई जाता नहीं बेटा, सुबह दोपहर को, तो वहाँ पे आप बिजनेस मीटिंग अपनी कर लो। भाई मेरे को बड़ी क्लास लेनी है तो अपन वहीं पढ़ेंगे एक आध दिन। अरे आया कि नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? फ्रॉम शोज, फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, रेस्टोरेंट इनकम। खर्चा कहाँ हो रहा है बेटा? टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो ताबड़तोड़ खर्चा। और दूसरा हो जाता है क्या? जो मूवी खरीदने का खर्चा होता है।
आया कि नहीं आया? शो से क्या बोला है? चेक दैट टिकट इज टू बी इशूड एज सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। परफॉर्म कंप्लाइंस प्रोसीजर, ये क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल टू चेक वेदर देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एंट्री ऑन द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में एंट्री में क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अंदर घुस गया बेटा। अरे आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं? जुगाड़। वेरी गुड बेटा। जैसे कि कई होते हैं बेटा, जैसे कि आपने देखा मूवी खत्म होने के बाद एग्जिट के डोर से ही एग्जिट होना पड़ता है, ऐसा क्यों? हाँ, और ऐसा करते हैं बेटा, मेरे फ्रेंड्स है वो ऐसा करते हैं कि भाई वो एक मूवी से निकलते हैं और वो दी एंड है तो उनको देखने से कोई मतलब नहीं, दिख गया हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, समझ में आएगा, मूवी से उठते हैं, बाहर निकल जाते, वॉशरूम चले आते हैं, उसके बाद फिर आकर के फूड कोर्ट में घूमते रहते हैं, फिर नेक्स्ट मूवी लगती है, नेक्स्ट मूवी को खड़े होकर देखते हैं, फिर 15 मिनट का देखते हैं, जो सीट खाली है वहाँ जाके बैठे आते हैं। तो ऑन दैट बेसिस वो एक ही टिकट में क्या कर लेते हैं? 2-2 शो देख लेते हैं। आइडिया नहीं दे रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है, ऐसा जिंदगी में अपन को करना नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है बताइए? चेक इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दोस्तों? फ्री पासेस। फ्री नहीं है बेटा, फ्री है। फ्री पासेस भी दिए जाते हैं, पता है कि नहीं? जैसे पीवीआर ने निकाला है क्या पासबुक, तुमको पता है पीवीआर की पासबुक आती है? क्या कर, जीवन में कुछ भी नहीं पता, मतलब ना एंटरटेनमेंट के बारे में पता है, ना स्पोर्ट्स के बारे में, दिन भर कच्चा बादाम ही करते रहोगे क्या? ठीक है, ये देखो बेटा, पीवीआर आईएनएक्स पासपोर्ट सब्सक्रिप्शन देख रहे हो, तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसका एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होता है जो आपको देना पड़ता है, ठीक है, वो आप देंगे तो ऑन दैट बेसिस रायपुर आपको यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यस, नहीं ये मेरा काम है शौक देखने का, लेकिन प्रतीक सर के पास शायद हो सकता होगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, मैं मूवीज़ थोड़ी कम देखता हूँ, वो भयंकर वो देख ही डालते, वो रात को 3 बजे 4 बजे सो रहे, काहे के लिए वेब सीरीज निपटा रहे हैं घर पे बैठ के, तो वैसा है। चलो, तो अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली क्या, दैट इज दिस थिंग, ओके। फिर क्या? चेक कलेक्शन शोन इन कैश बुक विथ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर ईच शो। शोड नहीं, शो। तो कलेक्शन देख लो आप कैश बुक से, नंबर ऑफ टिकट कितनी बिकी है, और उसका क्या देख लो बेटा? कलेक्शन। चेक इंटरनली जनरेटेड डेली रिपोर्ट विद टिकट सोल्ड फॉर ईच कैटेगरी। कैटेगरी होती है ना, प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर, सॉरी प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर आजकल ऊपर और जाओ तो वो क्या मिल जाता है? लेट लाट के देखने के लिए बेटा, यस, वो काउच वाउच दे देते हैं, यस। फॉर एडवांस बुकिंग एंश्योर द डिफरेंट सीरीज ऑफ टिकट आई इशूड। एडवांस बुकिंग आप जो घर से ही करा देते हैं, ठीक है, उसकी एक डिफरेंट सीरीज होती है। रिकनसाइल टोटल एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है इनके ऊपर, तो एंटरटेनमेंट टैक्स से अगर आप बैक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको पूरा टिकट का मिल जाएगा। अरे यस और नो, पक्का? चलिए। फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से आपको अग्रीमेंट एंटर जो किया वो देख लेंगे, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, कलेक्ट किया कि नहीं। चेक कैलकुलेशन ऑफ इट विद रेफरेंस टू व्हाट दोस्तों? अग्रीमेंट। रेस्टोरेंट इनकम देख लो, चेक दैट द अग्रीमेंट एंटर्ड बाय सिनेमा हॉल विद द रेस्टोरेंट रन इन द प्रीमाइसेस। चेक कलेक्शन ऑफ शेयर इन द रेस्टोरेंट इनकम। स्टॉल में भी रन बाय सिनेमा हॉल। In this case, ensure about recognition and accounting of stall income. Also consider control over stock of food stuff. आपने देखा होगा जब आप पीवीआर वगैरह में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है अगर आपको बिल नहीं मिला तो आपको फ्री पॉपकॉर्न दिया जाएगा। ऐसा क्यों लिख देते वो लोग कि अगर आपको बिल नहीं मिला? वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे बेचने वाला मालिक नहीं है ना, वहाँ बेचने वाला कौन है? एम्प्लॉई है, वर्कर्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बिल दिए बगैर भी क्या कर सकते हैं? पॉपकॉर्न बेच सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट आपको पता नहीं चलेगा ना। क्या पॉपकॉर्न के पहले से ऐसे निकले हो कि हाँ अपन ने ये 500 डब्बे बना दिए और ये बेचना हो तो बात अलग हो, तो वहीं फोड़ते रहते हैं, वहीं डाल डाल करके देते रहते हैं, यस और नो? तो सर इस पर इंटरनल कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अगर आप पॉपकॉर्न का जो वो टब है, वो अगर आप वापस से, अगर मान लीजिए आप उससे बोलोगे कि भाई बड़ा टब ले रहे हैं, हमको एक टब और दे दो, 10-20 रुपए ले लो टब के, हम आधा आधा करके बैठ के खाएंगे आजू बाजू, तो वो आपको क्या टब देता है? नहीं देता। पूछने का कभी, वो नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देता पता है? ऐसा नहीं वो टब आप बोलोगे, वो टब बोलेगा भैया मैं सिर्फ तभी दूंगा जब तुम 200 रुपये पूरा दोगे पॉपकॉर्न का। 100 रुपये में भी टब नहीं देता, भले टब आता है 5 रुपये का, फिर भी नहीं दूंगा 100 रुपये में। कारण क्या पता? क्योंकि उसका इंटरनल कंट्रोल उससे चल रहा है। एक बजट निकाल दिया जाता है कि आज भाई इतना माल इशू किया जा रहा है, इससे कम इतने टब्स, इतना किलो माल बनेगा, और एक टब में इतना जाता है, तो उसके हिसाब से निकल जाता है। 19-20 तो रहेगा ही रहेगा, एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, तो 19-20 चल जाता है, लेकिन एक बड़ा वेरिएशन आएगा तो पकड़ा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल लगाना पड़ता है।
एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल और रेवेन्यू, वाउच पेमेंट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यही दिक्कत है बेटा, सबसे ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाता है। क्यों? तुम बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, सीट का क्या कर रहे हो, कवर फाड़ रहे हो, रुई निकाल रहे हो, उड़ा रहे हो, बेटा ऐसा मत किया करो, ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्जामिन एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट और एनी प्रमोशनल कैंपेन। प्रमोशनल कैंपेन्स होते हैं क्या? अभी शहर भर में घूमोगे, आपकी मूवी का शूटिंग देखेगा, गांव में जीरो शहर में ही लो, अरे आया कि नहीं आया। अब वो उठा करके पूरे शहर भर में उन्होंने कहाँ तक नहीं लगाया। मैं अभी गया था सराईपाली, और अभी मैं गया था राजनांदगांव साइड भी, राजनांदगांव हाँ उधर ही साइड पे भी गया, जाना हुआ था मेरा, डोंगरगढ़, अभी इन दोनों जगह भी रिसेंटली हो गया, पूरे शहर में लगा है, मगर पूरे, मतलब मेरे को आज तक कोई छत्तीसगढ़ी मूवी पता नहीं थी। और एक और कोई बहुत फेमस 3-4 साल पहले आई थी जिसमें भयंकर मतलब हुआ था, मुझे पता नहीं नाम मैं भूल गया, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन है, हर होर्डिंग बड़ी होर्डिंग तक आज लेकर के बैठे ही है। तो अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रमोशनल एक्टिविटी हो जाती है ना। अब हालांकि ये प्रमोशनल एक्टिविटी जैसा मेरे को समझ में आया, ये कोई टॉकीज वाले नहीं करा रहे, नहीं तो जनरली टॉकीज या मॉल कराता, लेकिन ये जनरली जिस बिल्डर ने प्रोडक्शन हाउस बनाया है, ठीक है, वो बिल्डर अपने लिए करा है। तो ये बिल्डर ने पैसा लगाया किसी इस मूवी में, तो वो बिल्डर क्या कर रहा है, इसे फेमस करने के लिए क्या कर रहा है, होर्डिंग्स लगा रहा है। चलो, वाउच पेमेंट टुवर्ड्स फिल्म हायर एंड बिल गिवन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। फिल्म हायरिंग के क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, आपको पता है। अभी जब मूवी बनती है तो मूवी आपको क्या करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, समझ में आ गया। आज के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे प्रोजेक्टर पे रील वील चलती थी, वो रील्स खरीदनी पड़ती थी। आजकल रील्स नहीं खरीदनी पड़ती, आजकल पता है पासवर्ड खरीदना पड़ता है। होता है कि आजकल पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माय वाइफ श्रुति मैम, उनके जो फादर है उनका यही काम है, तो इज हैविंग मल्टीप्लेक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मैंने उनके जब अंदर गया था तो मैंने देखा था, तो उनके केस में क्या हो जाता है कि एक पूरा सिस्टम उनका बना हुआ है पीवीआर के साथ, तो वहाँ पर जाना पड़ता है, मूवीज़ के स्लॉट पूरा पीवीआर बताता है फ्रॉम मुंबई कि ये मूवी इसी समय ही चालू होगी। इसलिए अपना यूनिवर्सल टाइम है हर जगह मूवी चालू करने का। पीवीआर के हर जगह शो लगभग एक जैसे ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलते, क्योंकि वहाँ जा करके बस आपको क्या करना पड़ता है, क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है पूरा, वहाँ जाओ, पासवर्ड खोलो, अनलॉक करो मूवी को, या फिर आप अपना बता दो, अगर आपके शहर में कुछ और चल रहा है तो आप अपना पहले से फ्रीज कर दो कि भैया हम इस टाइम पे यही शो चलाएंगे, क्योंकि हमारे इसी शो की डिमांड ज़्यादा है, हमारे लोग ये फिल्म पसंद नहीं कर रहे, हमारे ये पसंद हो रही है। तो जितना साउंड सिस्टम वगैरह भी है ना, वो भी पूरा वहीं से ही चलता है। नहीं तो पहले क्या होता था, तो हम बेस डबल जो भी अपने हिसाब से सेट कर सकते थे, ये बोले नहीं, अब पूरा साउंड सिस्टम जो है वहीं से ही होता है, मतलब एवरीथिंग इज ऑपरेटेड फ्रॉम देयर, बस यू हैव टू जस्ट इनपुट द पासवर्ड, और उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में पक्का? तो चेक अग्रीमेंट एंटर इनटू विद द डिस्ट्रीब्यूटर। एडवांस पे किया जाता है कई बार, पहले से ही मूवी कोई अच्छी आ रही है, पहले से एडवांस पे कर दो उनको। आजकल नहीं होता है क्योंकि पीवीआर इज पीवीआर, वो हर जगह मिल जाएगा, आइनॉक्स हर जगह, लेकिन पहले होते थे ज्योति सिनेमा, पता है आपको, ज्योति सिनेमा होता था, प्रभु वंदना, प्रभु टॉकीज, मिराज टॉकीज तो अभी भी है। तो अगर अपन बात करें तो ऐसे केस के अंतर्गत ये चीज़ हुआ करती थी, तो उस केस के अंतर्गत वहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ता था दोस्तों, वहाँ पे आपको पहले से ही मूवी को क्या करना पड़ता था, बुक करना पड़ता था। क्या ये बात समझ में आई आपको पक्का? चलो, एसेट लाइबिलिटी पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, बताइए। ओके तो भाई प्रॉपर्ली अकाउंटेड है कि नहीं वेरीफाई करेंगे, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई, डेप्रिसिएशन, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप देखेंगे। कॉर्पस, ये क्या मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में बताया कॉर्पस फंड के बारे में कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, और अगर वो पैसा उस स्पेसिफिक चीज़ में ना लग करके अभी बच गए तो उसको कहाँ डाल दिया जाता है, कॉर्पस फंड। तो कल के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, चार्ट बनाना है, किसका, पूरा हॉस्पिटल का और साथ ही साथ सिनेमा हॉल का। बना ही लो बेटा, ये 14 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये बहुत इज्जत दो चैप्टर को, और आज ही इज्जत दो, ठीक है। तो कल मारा पीटी का प्रोग्राम रहेगा बेटा, अगर आप क्या नहीं करेंगे, ये दोनों चीज़ का होमवर्क नहीं करेंगे तो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाबा, सी या, बाय बाय।